वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। बिहार में एम्बुलेंस चलाने वाली एक कंपनी सरकार ने एम्बुलेंस, ये मामला बवाल बन गया है। 1600 करोड़ रुपए का यह ठेका सरकार ने 31 मई को पीडीपीएल को 5 साल के लिए देने का फैसला किया, जबकि इस कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। और कहा यह भी जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस निर्देश के बावजूद कि जब तक मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। जिस कंपनी पीडीपीएल को यह जिम्मा दिया गया है वह जेडीयू के जहानाबाद से सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदारों की है। इस कंपनी में कौन कौन से लोग डायरेक्टर हैं, यह बताने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि बिहार सरकार पर जिस कंपनी को एम्बुलेंस चलाने का ठेका दिया उसको लेकर क्या आरोप। एम्बुलेंस के ठेके में अनियमितताएं क्या क्या हैं। 102 डायल यानी कि इमरजेंसी सर्विस मेडिकल की, उसी के तहत जो एम्बुलेंस चलती हैं उनकी संख्या 2125 जिनका ठेका दिया गया। 1600 करोड़ का यह कुल मिलाकर के ठेका बनता है और जेडीयू के रिश्तेदारों को, एक सांसद हैं उनके रिश्तेदारों को ठेका मिला। एम्बुलेंस ठेका देने में नियमों में बदलाव किए गए। ये बदलाव क्या किए गए मैं आपको आगे बताऊंगा। ठेका मिले इसके लिए दस्तावेज भी लीक किए गए। ठेका पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि पीडीपीएल को दिया गया और कंपनी में सांसद के कई रिश्तेदार, बहू, बेटा डायरेक्टर हैं। कंपनी का नाम दूसरी बार ठेका दिया गया है। इस बार कंपनी इस ठेके के लिए अकेली ही दावेदार थी। जेडीयू के जो सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद हैं उनके रिश्तेदारों को यह ठेका क्यों मिला, उनके रिश्तेदारों की कंपनी जो है उसको क्यों मिला, जबकि पिछले 5 साल में उसके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं धांधली के, अनियमितता के, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के बावजूद इसके यह ठेका दिया गया। तो सवाल बनता है, इसलिए अरसत में आज ये बुनियादी और बड़ा सवाल लेकर के मैं आपके सामने मैं आपको ये बताऊं कि नियमों में क्या बदलाव किए गए और जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के कौन कौन से रिश्तेदार पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि पीडीपीएल के डायरेक्टर हैं। आप पहले यह समझिए कि यह कंपनी विवादों में क्यों है। अगर कोई कंपनी काबिल है और वह सारी शर्तों को पूरा करती है तो फिर सवाल बेमानी हो जाते हैं, मगर पीडीपीएल के साथ ऐसा नहीं है। दरअसल लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों की देखरेख करने वाली संस्था जिसको हम नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, एनएचएम, उसके तहत केयर का एक विंग आता है जिसे हम स्टेट रिसोर्स यूनिट कहते हैं। इसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पीडीपीएल को लेकर कई गड़बड़ियों को सामने रखा है। यह रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल मई 2021 जब कोविड की विनाशकारी डेल्टा लहर चल रही थी, उस दौरान बिहार भी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से लगातार जूझ रहा था। मगर उस दौरान खराब हालत सबसे ज्यादा क्या थी? एम्बुलेंस सर्विस की, 102 डायल की। 2017 और 22 के बीच यानी कि आज से 5 साल पहले जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, एम्बुलेंस सेवा पीडीपीएल और सम्मान फाउंडेशन मिलकर चला रहे थे। कोविड के घातक 2 वर्षों यानी कि 2019 से लेकर के 2021 के बीच 12 ऑडिट रिपोर्ट आई और सब में यह कहा गया कि एम्बुलेंस में कई खामियां थी। इन पर दवाएं मिली और ऑक्सीजन सिलेंडर नदारद थे या थे भी तो ऑक्सीजन नहीं थी। स्टाफ की भी कमी थी और एम्बुलेंस में बेहिसाब गंदगी पाई गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद ठेका पीडीपीएल को दे दिया गया। इसके चलते बीजेपी अब नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं के आप पहले बयान सुनिए। सांसद रविशंकर प्रसाद जी, सर जेडीयू के सांसद के बेटे पर 1600 करोड़ रुपया का उनका जो है एम्बुलेंस का फिर से सरकार ने दे दिया है। ऐसा है, ये देश के एक बड़े अखबार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है जिसमें नियमों को ताक में रख के इनको दिया गया। और आज जो उसकी दूसरी कड़ी आई है उसमें तो और चौंकाने वाली बात है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जो इनके एम्बुलेंस का ऑडिट किया उसमें लाइफ सेविंग ड्रग नहीं थे, एक्सपायर्ड थे। वो ऑक्सीजन में उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था। अब आपको गांव से गरीबों को, माताओं को, गर्भवती माताओं को, बच्चों को अस्पताल ले आना है, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है
और एक नहीं, कम से कम उन्होंने बिहार के 20 जिलों का इंस्पेक्शन किया। और ऐसे कंपनी में क्या खासियत थी कि उनको 5 साल दोबारा दे दिया गया, वो 3 साल का रिन्यूअल है। तो मतलब यही कि साफ है, चूंकि चलाने वाले के पिता जदयू के सांसद हैं और नीतीश कुमार का आशीर्वाद है। 23 को नीतीश कुमार तमाम विपक्षी एकता को बैठक भी कर रहे हैं और आज वो तमिलनाडु भी नहीं गए और दूसरी तरफ बिहार में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। तो मैं जो लोग आ रहे हैं ना, मैं ममता जी से, राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से कहूँगा, येचुरी जी से, नीतीश बाबू से पूछेंगे कि आपके राज्य में कैसे पुल गिर जाता है और एम्बुलेंस में घपला होता है, जनता परेशान होती है। कोई नीति है, न संस्कार है, और प्रधानमंत्री बनने की चाहत है, जहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये थे बीजेपी के सांसद हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी, जिनका कहना था कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। कैमरा प्रभात का शक्ति इंडिया न्यूज पटना। जो एडवोकेट जनरल शाही जी हैं, ये पहले उसी कंपनी के वकील थे और बाद में जब वो एडवोकेट जनरल बन गए तो उसी कंपनी के पक्ष में अपनी सहमति दे रहे हैं। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप जिस कंपनी के वकील थे उस कंपनी के बारे में आपको एडवोकेट जनरल के नाते आपको तो टीका टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए इसमें साफ मामला दिखाई पड़ रहा है कि एक जो कि जदयू के सांसद की कंपनी थी, इसलिए उनको ये 1600 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। साथ ही साथ जो 5 साल या 3 साल जो सांसद की कंपनी ने, बेटे की कंपनी ने काम किया, उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। 1 दर्जन बार उसका इंस्पेक्शन किया गया एम्बुलेंस का, तो उसके अंदर एक्सपायरी दवा पाई गई। उनका ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का जो सपोर्ट सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था। ऐसी 1 दर्जन शिकायत अलग अलग गाड़ियों की जांच के अंदर मिली है, फिर भी आपने उसी कंपनी को दे दिया काम। जिस कंपनी पर कई संगीन सवाल हैं, जिस कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा है, जिस कंपनी के बारे में हाई कोर्ट ये कहता है कि जब तक मुकदमा पर फैसला ना आ जाए तब तक उसको ठेका नहीं दिया जाए, बावजूद इसके उसको अलॉट कर दिया जाता है उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, तो सवाल बनता है। स्टेट विंग रिसोर्स की ऑडिट रिपोर्ट कुछ और भी कहती है। इसको भी मैं आपको चाहता हूं कि सुना दूं। रिपोर्ट के मुताबिक 4 अक्टूबर 2019 को भागलपुर और मुंगेर जिलों में जिन एम्बुलेंस का निरीक्षण किया गया, उनमें 7 एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड माइक्रो ड्रिप सेट होते हैं वो थे और दवाएं जो थीं वो भी एक्सपायर्ड थी। मुंगेर के जमालपुर में किसी भी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। ये केवल एक घटना नहीं है। अपनी ऑडिट रिपोर्ट में संस्था ने इस तरह के कई उदाहरण सामने रखे। 13 फरवरी 2020 को वैशाली में एसी नहीं था एम्बुलेंस में और जो दवाएं थीं वो एक्सपायर्ड थी। 24 फरवरी 2020 को नालंदा जांच हुई। जांच में एम्बुलेंस के भीतर एक्सपायर्ड दवाएं मिली। जो ज़रूरी दवाएं हुई हैं वो थी नहीं। और उसी रोज़ यानी कि 20 फरवरी 2020 को ही सुपौल, समस्तीपुर और दरभंगा में जिन एम्बुलेंस का निरीक्षण हुआ, 26 को मुजफ्फरपुर और सुपौल में एम्बुलेंस में एक्सपायर भी उनको यह सर्विस दी जाती है और यह मुफ्त होती है, सरकार की तरफ से लोगों के लिए होती है। मगर ऐसा लगता है कि वो जितनी भी एम्बुलेंस हैं वो मरीजों के लिए नहीं है, बल्कि मरीजों की मौत का सामान लेकर के चलने वाली गाड़ियां हैं। इतना कुछ होने के बाद भी पीडीपीएल को बिहार सरकार ने ठेका दिया और इसको देने में नियमों में बदलाव किए गए। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उनको जोड़ने से पहले, उन पर चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सारी बातें समझ जाएं, आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो जो ठेका दिया गया उनमें नियमों में ढील दी गई। क्या है? उन सब पर कंपनी खरा उतर रही थी तो कंपनी के मुताबिक नियमों में बदलाव किया गया। जिन पुराने नियमों पर कंपनी खरा नहीं उतर रही थी, उन पुराने नियमों को इसलिए बदला गया क्योंकि कंपनी के पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, यानी कंपनी जिन शर्तों पर खरा उतर रही थी, उन शर्तों को ही सरकार ने अपनी कंडीशन में शामिल कर लिया। उसे पिछले 3 सालों से कम जो कंपनी ठेके के लिए टेंडर भरती है, अगर वो सिंगल कंपनी, इकलौती कंपनी है, तो उसके पास 3 साल जो पिछला है, कम से कम 750 एम्बुलेंस ऑपरेट करने का अनुभव होना चाहिए। लेकिन पिछली बार पीडीपीएल सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर के 625 एम्बुलेंस ऑपरेट कर रही थी। 2 कंपनियां साथ थी 2017 से लेकर 2020 कंपनियां 625 एम्बुलेंस ऑपरेट। अगर सिंगल कंपनी आती है टेंडर में तो 700 एम्बुलेंस ऑपरेट करने का अनुभव होना चाहिए, लेकिन नहीं।
दूसरी ये होती है कि उसका पास एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 75 सीटों वाला कॉल सेंटर होना चाहिए। लेकिन पीडीपीएल को ठेका देने के लिए क्या किया गया जानते हैं? 75 सीटों वाले कॉल सेंटर को 50 कर दिया गया और 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की कंडीशन को घटा करके 40 कर दिया गया। यानी कि जो रोगिया को भावे वही वायदा फरमावे, जो तुम्हें ठीक लगता है वही मेरी शर्त है। इसलिए ये 1600 करोड़ का घोटाला बिहार के लिए एक संगीन सवाल है। बिहार घोटालों का एक बड़ा सिलसिला है। बिहार के लोग अपने सामने सब कुछ होता देखते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। बिहार के लोग उनकी वहाँ की व्यवस्था के चलते मारे रहते हैं, लेकिन मरे हुए लोग यानी कि व्यवस्था के जरिए मारे गए लोग कभी विरोध नहीं करते, कभी सवाल नहीं करते। यह अपने आप में चिंताजनक बात है। इस बहस पर या इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं और मृत्युंजय झा जो बीजेपी के नेता हैं। अभिषेक, मेरा सवाल पहला आपसे है। मैंने जो कहना था कह दिया है, दर्शकों ने सुन लिया है। सरकार की तरफ से और जेडीयू की तरफ से आपको अब क्या कहना है? बहुत सारे ऐसे टेक्निकल फैक्ट्स हैं जो आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच जाने चाहिए। और दूसरा कि न्यायालय में पूरा मामला है, तो न्यायालय के हर फैसले पर हम लोगों का भरोसा है और हम समझते हैं कि न्यायालय हर एक फैसले को लेने से पहले सभी तथ्यों को, सबूतों को, आंकड़ों को अच्छे से एनालाइज करके देते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी अगर काम करती है और कंपनी अपने सर्विसेज को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाती है, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग या डिपार्टमेंट के लोगों को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठते हैं। जहां भी जरूरत पड़ती है वहां समुचित कार्रवाई की जाए। तो ये काफी सेंसिटिव इशू है, तो हम ऐसे ही नकार नहीं सकते। जैसे आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि सम्मान फाउंडेशन के साथ ये पीडीपीएल कंपनी जॉइंट वेंचर में काम करेगी और उसके बाद जब अभी टेंडर होने तो प्री बिड मीटिंग होती है किसी भी टेंडर से पहले, और प्री बिड मीटिंग जो भी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके नुमाइंदे से शामिल होते, डिस्कशन होता है। और आप लोगों ने कई उदाहरण पूरे देश में देखे होंगे कि कई बार सरकार के द्वारा टेंडर किए जाते हैं और उसमें कुछ अव्यवहारिक कंडीशन होते हैं जिनको शायद सारी कंपनियां फुलफिल नहीं कर पाती है। तो प्री बिड मीटिंग के बाद सबसे सुधार मांगी जाती है। नहीं, अभिषेक एक मिनट में रोकूंगा आपको। मैं 3 बातें पूछना चाहता हूं। एक कंपनी जो पिछले 5 साल से बिहार में 102 के तहत एम्बुलेंस ऑपरेट कर रही थी, उस कंपनी के खिलाफ बेइंतहा सवाल हैं। वह कंपनी धांधलीबाज है, यह आरोप है। वह कंपनी लोगों की जान के साथ खेलती है, यह आरोप है। वह कंपनी गड़बड़ झाला करती है, यह आरोप है। बावजूद इसके नियमों में ढिलाई दे करके उसको टेंडर दे दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्या उस कंपनी को हम पाक साफ मान लेते हैं? वो जितनी भी जांच रिपोर्ट रही हैं वो दरकिनार इसलिए कर दी जाती है क्योंकि सरकार चाहती है कि नहीं, इस कंपनी को हमको ठेका देना है? नहीं, मैं उसी क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। जो गड़बड़ियां की गई उसको लेकर सरकार की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। जहां भी कमियां दिखे, ये समझना आवश्यक है कि सिर्फ एक कंपनी को टेंडर नहीं मिला था बीते 5 वर्षों में, बल्कि 2 कंपनियों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर किया। तो इस बार जब टेंडर हुए तो पीडीपीएल अलग गई और सम्मान फाउंडेशन उसने डीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ टेंडर प्रोसेस को बढ़ाया। और जो नियमों में बदलाव किए गए थे वो सभी कंपनियों की रजामंदी के बाद किए गए। लेकिन कंपनी का स्पोक्स पर्सन नहीं, जो तथ्य है बस मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि सबकी रजामंदी के बाद नियमों में बदलाव किए गए थे और सबके लिए समान था। अब जब बिल खुलती है तो हम सभी जानते हैं कि हर कोई बोली लगाते हैं और जो एमन होता है सबसे कम बोली जो लगाता है उसको मौका दिया जाता है। उस हिसाब से मौका दिया गया। उसके बाद जो अन्य कंपनियां थी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट दी है जाने के लिए। आप में कोई भी कर सकते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाकर पूरा प्रोसेस चलता है, पूरा मामला चलता है और उसके बाद कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अभिषेक मैं आता हूँ, मेरे सवालों का सही जवाब। मैं एक चीज मृत्युंजय झा के पास जाना चाहता हूँ। जैसे फर्ज कर लीजिए कि मैंने एक थाती किसी आदमी को दे दी, 2 लोग हैं और वो दोनों चोरी कर गए। मैंने दोबारा थाती उसी आदमी को दे दी क्योंकि उसमें से किसी एक को दे दी। मैंने ये इस आधार पे कि पिछली बार जो मैंने अपनी थाती दी थी, कोई सामान मैंने दिया था उसको रखने के लिए, निगरानी करने के लिए, तो उसमें से दोनों ने मिलकर चोरी की। इस बार मैं एक को दे रहा हूं, शायद ये चोर ना निकले, तो 2 चोरों में से एक को अगर दे दिया तो हमने कहा कि इसी आधार पर इसका फैसला हो जाए कि उन दोनों में से शायद जो पहला था वो चोर होगा, यह चोर नहीं होगा। एनीवेज, मृत्युंजय कुमार झा, आपने अभिषेक को चुना,
सरकार जेडीयू का पक्ष सुना। अब आपकी बात। मुझे आश्चर्य इस बात की लगती है, इतनी सफाई से जेडीयू इस विषय को ले रही है और इतने बड़े विषय को इतना हल्के ढंग से बोल रहा है। मुझे लगता है कहीं न कहीं जो एक समान गरीब जिनको वो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है हॉस्पिटल तक जाना, सुरक्षित जाना और उसका बेहतर सुविधा उसको प्राप्त हो, और उन्होंने इस प्रकार से कही जिस कंपनी के ऊपर आपने बहुत स्पष्टता के साथ विश्लेषण किया है, और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हर बिंदु को आपने छुआ है और उसमें स्पष्ट किया है कि इस कंपनी में दोनों कंपनी मिलकर काम करती है तो भी गड़बड़ी होती है, और जब बाद में एक कंपनी की बात होती है तो उसमें सुविधा और बढ़ा करके उसको सुविधा अनुसार बना करके टेंडर के प्रोसेस को सॉफ्ट कर करके और फिर उसको उपलब्ध करा देते हैं, और फिर सारी प्रक्रिया जब कोर्ट में जाती है तो कोर्ट के निर्देश के बाद भी उसको फिर उसका पालन नहीं करना और फिर जाकर के उसको ठेके दे देना। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार की जो नीयत है किस प्रकार की है स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वो एक घोटाला का जो सिलसिला है, जो सिलसिला बिहार में पहले से रहा है, उसको दोहराने का काम किया है। यह सरकार तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बिहार के और इस प्रकार की परिस्थिति बिहार में पैदा होती है, आपने ये भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने आरजेडी के लोगों ने इस विषय को उठाया था, बीजेपी के जिसमें सरकार थी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे, और उसके बाद वही जब वापस तेजस्वी जी के पास आता है तो सारे विषय खत्म हो जाते हैं, वो विधायकों के प्रश्न खत्म हो जाते हैं और फिर उसी कंपनी को पकड़ के ठेका दे दिया जाता है। ये कैसा अभिषेक, ये भी दिलचस्प वाकया है जो जिसका जिक्र मृत्युंजय झा कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि यही मामला है एम्बुलेंस घोटाले का, या एम्बुलेंस में घपले का, एम्बुलेंस में लापरवाहियों का, एम्बुलेंस के भीतर ऑक्सीजन का ना होना, एक्सपायर्ड दवाइयों का होना। लेकिन जब आरजेडी प्रतिपक्ष में थी और मंगल पांडे जब मंत्री थे तो आरजेडी लगातार सवाल कर रही थी। आज चूंकि तेजस्वी यादव आ गए हैं तो आरजेडी के वो तमाम नेता जो पहले उसी आरोप के साथ खड़ा रहते थे, आज वो चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरा उससे मतलब कम सरोकार है। सरकार मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के तमाम विपक्षी नेताओं को, दलों को जोड़ने की तैयारी में है, एक आदमी हिंदुस्तान की लगाम अपने हाथ में हासिल करने या पकड़ने की कोशिश में है, उस आदमी के अपने राज्य में इतने संगीन और बड़े सवाल खड़ा होते हैं, इस तरह के दिन दहाड़े घोटाले होते हैं और घोटालों के बाद भी उसी भ्रष्ट कंपनी को हम ठेका दे देते हैं, तो उस आदमी के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ा सवाल लगता है। आप एक राज्य चलाते समय लड़खड़ा जाते हैं या फिर इस तरह की धांधलियाँ आप देखते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो देश की कमान आपको कैसे दी जा सकती है? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार जी की मंशा प्रधानमंत्री बनने की नहीं, सिर्फ विपक्षी एकजुटता के लिए वो काम कर रहे हैं। इस बात को हमारी पार्टी ने कई बार कह दिया। आप लोग स्वतंत्र है अपने विश्लेषण के लिए, अपने एंगल को बताने के। और दूसरा ये है कि उस कंपनी की तरफ से सर्विसेज डिलीवर करने में जो गड़बड़ियां की गई वो एक मसला है, वो आगे हो सकता है कि हमारे सामने 5000 केसेस और कितने परसेंट केसेस में सर्विसेज डिलीवर नहीं हो पाए, और उस आधार पर उस कंपनी को आगे टेंडर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जब नियम बनते हैं ना, हम अभी उस पक्ष में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, जरूरी है इनको आईना दिखाना इतने लंबे समय। अब 17 से 22 की भी बात की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में रहा है। उससे पहले भी लगातार लंबे समय तक हेल्थ मिनिस्टर के कोटे से आते थे। तब इन लोगों ने क्या किया था? आज बोल दिया था। हम मानते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये लोग किस नियत के? कुछ अच्छा होगा तो अपनी ट्वीट कर पाएंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे, और कहीं गड़बड़ियां चूक होगी तो पल्ला झाड़कर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है जो 100% एफिशिएंट हो, 100% करप्शन फ्री हो। हमारी नीति सरकार की मंशा यही होती है कि जनता के पैसों से जनता के लिए जो सुविधाएं बनती हैं जनता तक बखूबी पहुंचता। और इस बीच अगर कोई रास्ते में अगर कोई रोड़ा, अच्छा अभिषेक, एक बात बताइए, मैं तो शोर शराबे में बहस नहीं करता हूं, मैं चीख चिल्लाहट को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को बात समझ में आ जाए और कौन आदमी सवालों के घेरे में है और कौन पाक साफ है, इसकी एक तस्वीर सामने से दिख जाए। मेरी कोशिश ये है। ये बताइए कि हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जब तक इस कंपनी के खिलाफ मामले पर फैसला नहीं आ जाए तब तक इसको टेंडर अलॉट नहीं किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट अलॉट नहीं किया जाए? कहा या नहीं कहा?
आज भी आरएनसी जो कंपनी काम कर रही है वो हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के हिसाब से ही काम कर रही है और भाजपा के लोग इस मुंह से चिल्लाते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के यहाँ क्या स्कैम था एम्बुलेंस को लेकर याद है ना? इनके एमपी 7 लाख के एम्बुलेंस को कैसे 21 लाख में खरीदते हैं ये याद है ना? तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि लाश पर भी राजनीति करे। और जहां तक ये सवाल है, पूरा का पूरा मामला न्यायालय के सामने है कि दूसरी कंपनी है जो पहले जॉइंट वेंचर कर रही थी वो न्यायालय में गई है, तो हमें थोड़ा इंतजार कर देना चाहिए। 24 तारीख की तिथि मुकर्रर हुई है। हर पक्ष के लोग अपना पक्ष बखूबी रखेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और एक बात के लिए आपको आश्वस्त कर देना है कि सरकार की नीयत साफ है। अगर कहीं भी गड़बड़ी दिखती है किसी भी पक्ष से तो सरकार इसको कड़े बर्दाश्त नहीं करती। ये नीतीश कुमार अभिषेक मैं आता हूँ, एक बात बताइएगा, मैं सिर्फ नीयत के सवाल पे आता हूँ। जब सरकार आप चलाते हैं, एक राज्य 12-13 करोड़ का राज्य है, तो आपकी चुस्ती, आपकी ईमानदारी और हर बात पर आपकी नज़र का होना बहुत ज़रूरी है। भागलपुर में पुल गिरा, मैं चाहता हूँ मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। ये दूसरी बार गिरा और पुल 1700 करोड़ का था। जैसे 1600 करोड़ का ये एम्बुलेंस का घोटाला है, ये एम्बुलेंस का ठेका आपने दे दिया, 1700 करोड़ का भागलपुर का पुल गिर गया। उस पुल के गिरने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पहली बार गिरा था तो मुझे आश्चर्य हुआ था और मैंने कहा था देखो इसको, इस बार भी गिर गया, जांच होनी चाहिए। सवाल ये है अभिषेक कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक मरीज़ को देख रहा है, वो कहता है कि मरीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, दवा में कोई गड़बड़ी है, दवा कंपनी पर मुकदमा करना चाहिए। अरे डॉक्टर जिम्मेदार है, डॉक्टर के पास जिम्मा है मरीज को ठीक करने का। नीतीश कुमार के पास बिहार को चलाने का जिम्मा है। बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार के हाथ में कमान दी है। पुल गिरे या एम्बुलेंस, सारी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। किसी और मंत्री के सिर पर ठीकरा फोड़ करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो करके बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप इस बड़ी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी जवाबदेही जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं करते हैं। हमने एक टर्म यूज किया था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जहां मंत्रियों की जवाबदेही है, जहां इनकी पार्टी है, जब ये लोग गंदी राजनीति करते हैं तब इनको इनका असली चेहरा दिखाना जरूरी होता है। आपने पुल का जिक्र किया, लेकिन एक बड़ी भ्रामक बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है कि इतना पैसा बिहार का बर्बाद हो गया। नहीं, ये बात सत्य नहीं है। जब निर्माण कंपनी के द्वारा हमें ऐसा महसूस हुआ या संवेदक के द्वारा की अनियमितताएं हैं या डिजाइन में एरर्स हैं, उसके बाद यह तय था कि बिहार सरकार ने कोई पेमेंट उनको नहीं किया है। जो एक बड़ा पेमेंट हुआ है तो भूमि के अधिग्रहण के लिए हुआ है, जहां लंबी दूरी तक अप्रोच रोड बना है। देखिए 2022 में ही जब पहली बार पुल गिरा था तो उसके डिजाइन का ऑडिट किया गया है। को डिजाइन का ऑडिट 1 महीने में आता है, उसके बाद टेक्निकल ऑडिट है लगातार चल रहा है। और जिस हिस्से में टेक्निकल ऑडिट होना था, जहां से गड़बड़ी सामने आ रही थी, उस हिस्से में तब से लेकर आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है और बिहार सरकार ने कोई पेमेंट भी नहीं किया। तो बिहार की जनता का पैसा आज भी सुरक्षित है। संवेदक ये सोचे कि बिहार का नहीं अभिषेक क्या बोलूं मैं, मुझे लगता है ना कि जब सवाल बहुत मजबूत हो जाते हैं और आदमी को लगता है कि नहीं सवाल तो वाजिब है, मेरे पास जवाब नहीं होता है, तो फिर आप अपनी तरफ से अपनी पार्टी सरकार को बचाने की भरपूर कोशिश कर लें। मृत्युंजय कुमार झा, अभिषेक के 2 सवाल हैं। उनका ये है कि जब पुल गिरा था उस समय पहली बार तो उस महकमे के जो मंत्री थे वो आपकी पार्टी के थे, और जब एम्बुलेंस का मामला सामने आया था उस समय भी उस महकमे के मुखिया आपकी पार्टी के थे। अब आप विपक्ष में आ गए हैं, तो कल जो आरजेडी पुल के गिरने से कर रही थी, यह पुल जो सामने गिर रहा है पहली बार अप्रैल 2022 में गिरा था, उस समय वो आपके जिम्मे में था। जो एम्बुलेंस का मामला आज है, जब पहले उठा था आरजेडी उठाया था, उस समय वो महकमा आपकी पार्टी के पास था। तो क्या बिहार के लोग मान लें कि ये जो ठीकरा है टोपी ट्रांसफर होता रहेगा और बिहार का आम आदमी जो है वो चुपचाप बैठ के तमाशा देखता रहेगा? नहीं, ये विषय अभी जैसा वो बोल रहे हैं, मैं तो खुद इस बात की बार बार ये विषय उठा रहा हूँ कि सरकार में बैठने वाले आज माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक का सम्राट जी ने ये सरकार बचाने का काम कर रहे हैं, सरकार चलाने का काम नहीं कर रहे। जिस भ्रष्टाचार की गोद में बैठ करके जिस प्रकार की सरकार चला रहे हैं, आरजेडी के बारे में एक नियति है कि आरजेडी का सत्ता जब आता है तो भ्रष्टाचार प्रारंभ हो जाता है। और यह एक उदाहरण नहीं है, पिछले बार भी जब सरकार गई थी उस समय भी वही परिस्थिति का निर्माण हुआ था जब सगुना मोड़ पे मॉल के और मिट्टी का घोटाला हुआ। ये सब जानते हैं। और आज भी परिस्थिति बिहार में जब पुल गिरता है, बिहार में इस प्रकार के 1600 करोड़ का मामला फंसता है, तो सारे बीजेपी के ऊपर चेहरा घुमा करके अपने से बचने का काम करते हैं। आज पूरा नीतीश कुमार जी का सिस्टम फेल्योर है। हर जगह ये बड़े पुल, इतने बड़े पुल गिर गए
और इतने आसानी से बोल जी, रहे हैं। जी 1600 मृत्युंजय। करोड़ का घोटाला हो गया, इतनी आसानी से बोल रहे हैं। लोग मर जाएंगे, एम्बुलेंस में दवाइयां नहीं है, सिलेंडर गैस सिलेंडर ये में मामला ऑक्सीजन बहुत नहीं गंभीर है, उसके बाद भी घातक आप है। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई दो RJD राय के नहीं लोगों ने है। प्रश्न जब बिहार उठाया, अब बिहार लोगों में ने इस संज्ञान तरह के लिया, आज घपले, बदल हो गया। घोटाले या लापरवाहियां, लोगों की जान के साथ दिन दहाड़े खिलवाड़, ये लगातार चलता रहता है। एक बड़ा राज्य जिसके लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, और पंजाब, इतनी तमाम आसानी से राज्यों में बातों रहते को ले रहे हैं, हैं। भाग कोई करके गंभीरता रहते हैं नहीं। क्योंकि वहां उनके हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो बेदाग नेता माने जाते हैं, बिहार में पिछले लगभग अब 20 साल पूरा हो जाएगा, 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे हुए हैं। अगर उनके राज्य में इस तरह से घपले घोटाले होते रहते हैं और आम आदमी का हक मारा जाता है, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आता है, तो सवाल बनता है। अरसत में आज इतना ही। कल मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी, सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।